दोस्तों, बारिश के इस बेहद सुंदर मौसम में, बेहद सुंदर माहौल में हमारे इस नए प्रोग्राम विल्डरनेस डेज में आप सबका इस्तकबाल है, आप सबका स्वागत है। विल्डरनेस डेज में हम आपके साथ वाइल्ड लाइफ और कुदरत से जुड़े कुछ ख़ास मुद्दों पर बात करेंगे। ऐसे मुद्दे जो एक न एक दिन हम सब के निजी जीवन पर ज़रूर असर डालेंगे और ये मुद्दे, ये विषय हमेशा सुखद न होंगे। इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे मैन ईटिंग टाइगर्स की, यानी कि आदमखोर टाइगर्स की। लेकिन आज हम सिर्फ एक आदमखोर टाइगर की बात नहीं करेंगे, बल्कि उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास एक खास इलाके में दहशत फैला रहे कई आदमखोर टाइगर्स की। उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास बसा छोटा सा सुंदर खाल गांव किसी भी प्रकृति प्रेमी के लिए ईश्वर से भेजी सौगात की तरह है। इस गांव के आसपास की सुंदरता किसी का भी मन मोह लेती है। गांव के पीछे नीली पहाड़ियां, पास में झिल मिलाती सी कल कल बहती कोसी नदी यहाँ पर आने वालों के लिए प्रकृति की अनोखी छटा बिखेरता है। लेकिन इसी सुंदर खाल की सुंदरता के पीछे एक और डरावना सच छुपा है, ऐसा सच जो कि किसी को भी झकझोर जाएगा। कॉर्बेट हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, पर काफी लोगों को सुंदर खाल की इस डरावने रहस्य की भनक तक नहीं है। पिछले 10 साल में सुंदर खाल गांव के आसपास 60 लोगों की बेवक्त मौतें हुई हैं और इन मौतों की वजह है आदमखोर टाइगर। दिल दहला देने वाले आंकड़ों के मुताबिक साल 2010 के दिसंबर से अब तक करीब 7 लोग आदमखोर टाइगर का शिकार हो चुके हैं और ये सारी मौतें सुंदर खाल के आसपास करीबन 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर हुई हैं। यही वजह है कि हाल में जब इस आदमखोर टाइगर को वन अधिकारियों ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया तो सुंदर खाल के गांव में उत्साह का माहौल था। और हो भी क्यों ना, इस टाइगर को पकड़ना आसान काम नहीं था। सुंदर खाल के आसपास इस टाइगर को फांसने के लिए कई कोशिशें हुई, लेकिन ये आदमखोर टाइगर ने सबकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। यहां तक कि मशीनी फंदे को भी चकमा दे गया। उत्तराखंड के इस जंगल में गश्ती दलों ने इस टाइगर की खोज में चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। कई बार ऐसा हुआ कि गांव वालों ने टाइगर को देखा, लेकिन जब तक वन विभाग के अधिकारी वहां पहुंचते, टाइगर साल के घने जंगलों में गायब हो जाता। आखिरकार गश्ती दल की गहन निगरानी के कुछ दिनों के बाद ही इस टाइगर को सुंदर खाल की सीमा से मात्र 200 गज की दूरी पर देखा गया और देखते ही तुरंत गोली मार दी गई। इस टाइगर की मौत के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। इस टाइगर का पोस्टमार्टम ग्रामीण प्रतिनिधियों के सामने किया गया। टाइगर के अंदर मानव के मांस के टुकड़े मिले, जो कि ये साफ साफ बता रहे थे कि ये आदमखोर टाइगर था। हमें लगता है कि इसको जो है मोनेट यही है या नहीं है करके इसके रिसर्च तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन खून इसके द्वारा जो हुए हैं ये जरूर हुए हैं। आदमखोर टाइगर से मुक्ति की ये खुशी गांव वालों के लिए ज्यादा दिन की नहीं थी।
सुंदरखाल से मात्र 1 किलोमीटर दूर टेढ़ा गांव की 3 महिलाओं पर टाइगर ने घात लगाकर हमला बोल दिया। हम तो ये जा रहे थे, जंगल में जा रहे थे, साथ वाले थे हमारे बहुत, रास्ते ऐसे आगे पीछे से थे हम। इतने में उसने आवाज़ दे दी पीछे से। तब पीछे से जब उसने आवाज़ दी तो मैंने थोड़ा सा मुड़ के ही देखा मैंने, तो उसने उतनी दूर से मेरे में छलांग लगा दी थी। किसने? शेर ने। अच्छा। तो उसने जब छलांग लगा दी तो उसने पूरे मेरे दोनों उस बाँसों में पाँव पंजे रख दिए, तो ऐसे मुंह में खड़ा हो गया। सुंदरखाल में एक बार फिर आतंक की हवा बह निकली। आदमखोर टाइगर लौट आया है। इस बार सुंदरखाल और आसपास के आधे दर्जन गांव के लोगों का गुस्सा फूटा और उन्होंने वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस तरह के आंदोलन भारत के प्रमुख कॉर्बेट पार्क के सामने लगातार चलते रहे। इस तरह के लगातार हमले इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि इस इलाके में एक नहीं 2 या फिर ज्यादा आदमखोर टाइगर घूम रहे हैं और लोगों को निशाना बना रहे हैं। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि सुंदरखाल गांव क्यों मैन ईटिंग टाइगर्स यानी कि आदमखोर टाइगर्स के खेल का मैदान बनता जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से, किस नए तरीके से आप अपने जंगल का सफर और यादगार बना सकते हैं। कभी आपने सोचा कि किसी जंगल सफारी का पूरी तरह से आनंद कैसे उठाया जाए? हम यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए। कोई भी प्राकृतिक स्थान आपको हमेशा याद रहने वाला हो सकता है, बशर्ते आप उस स्थान को नए तरीके से देखें और महसूस करें। उदाहरण के लिए अगर हम मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो यहाँ पर टाइगर तो दिखते हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ की खूबसूरती मन मोह लेती है। यहाँ पर कोने कोने में प्रकृति के नए नए रूप आपको आकर्षित कर सकते हैं। बांधवगढ़ में जिप्सी को तेजी से भगाते हुए ले जाना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है, लेकिन यहाँ पर जंगली जानवरों को देखने के लिए आप एक स्थान पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। इसकी वजह यह है कि ड्राइवर अपनी जिप्सियों को काफिलों में ही चलाते हैं। कभी कभी इन दौड़ती भागती गाड़ियों की वजह से आप वो सब नहीं देख पाते जिन्हें आप सिर्फ शांति से देख और अनुभव कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कि जंगल की सुंदरता को महसूस करने के क्या तरीके हो सकते हैं। बांधवगढ़ में ज्यादातर पहली बार आने वाले लोगों को जानकारी नहीं है कि यहाँ पर 3 टावर हैं जहाँ से वन्य जीव को देखा जा सकता है। यहाँ पर आने वाले पर्यटक ये टावर कुछ घंटों के लिए बुक कर सकते हैं ताकि वो वन्य जीव को नए तरह के अनुभव से जान सके। वैसे ये जरूरी है कि इन टावरों में आप एकदम चुपचाप शांत होकर जंगल का आनंद उठाएं। हाल फिलहाल में बांधवगढ़ पर बनी फिल्मों के बेहतरीन शॉट्स
इन्हीं टावर्स या मचानों से लिए गए हैं। जैसे अगर हम चक्रधारा टावर के सामने देखें तो वहां से दिखने वाले विशाल चरागाह में विचरते जंगली जानवर एक ना भूलने वाला अनुभव है। इसी तरह बनबई टावर अपने शांत माहौल और पास में कल कल बहती शीतल चरण गंगा नदी की वजह से जंगल के राजा के स्वागत के लिए उचित माहौल बना देती है। बस आप दूरबीन और कैमरे के साथ तैयार रहिए। अब देखिए दोस्तों, बारिश भी थम गई। हाल ही में भारत में टाइगर का सेंसस किया गया और इस सेंसस के मुताबिक टाइगरों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये सेंसस किया गया या लिया गया, उस तरीके से बहुत सारे जंगल प्रेमी खुश नहीं हैं, बल्कि वो लोग टाइगर की इस बढ़ती संख्या पर भी सवाल उठा रहे हैं। 1706 के आंकड़े गिनने की तकनीक पर सवालिया निशान लग गए। रिपोर्ट के मुताबिक टाइगर को गिनने के भारतीय वन जीव संस्था द्वारा इस्तेमाल किए गए 500 कैमरे में से 300 में कुछ खराबी थी। देश के 39 नेशनल पार्क में कैमरा द्वारा टाइगर की तस्वीर को खींचकर टाइगर की गिनती की प्रक्रिया में इस्तेमाल की गई थी। यही वजह थी कि टाइगर का राज्य कहे जाने वाले मध्य प्रदेश ने इन आंकड़ों पर सवालिया निशान लगाए, जो कि कह रहे थे कि इस राज्य में टाइगर की संख्या तेजी से गिरी है। मध्य प्रदेश के मुख्य वन जीव वार्डन पीएस पाबला इन आंकड़ों से सहमत नहीं है। उन्होंने टाइगर परियोजना के अधिकारियों के साथ इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराई है। साल 2011 की टाइगर की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में टाइगर की संख्या में पिछले 4 साल में काफी इजाफा हुआ है, लेकिन टाइगर के रहने के लिए जंगल 9 लाख हेक्टेयर से कम होकर 7 लाख हेक्टेयर हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण भारत, उत्तराखंड के तराई इलाके और उत्तर प्रदेश में भारत के 40% टाइगर रहते हैं। महाराष्ट्र में टाइगर की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन टाइगर की संख्या मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में कम हो गई है। तो देश में वास्तव में कितने टाइगर हैं? हमने उसका जवाब खोजने की कोशिश की, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। This is my personal feeling that the methodology has to improve. You mean to say that even the camera trap method has shortcomings? Yeah, definitely, because it has huge shortcoming. That shortcoming I told you that you are using in 70% places, more than 70% places, you are using the same forest guard and same the forest staff whom you decried completely when they were collecting your Pug marks. And now you are relying on them for the camera traps, for the estimation through transit lines. Okay, biomass collection, your transit lines, you are counting the prey base. So all these things combined together, you are bringing in so many factors inside. पिछले कुछ सालों में टाइगर को गिनने की तकनीक में बदलाव हुआ है। पहले टाइगर को उनके पैरों के निशान के मुताबिक गिना जाता था कि जंगल के राजा की संख्या बढ़ी या घटी, लेकिन अब कैमरा ट्रैप टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि ये टाइगर के पैरों के निशान गिनने से बेहतर और सटीक है, पर क्या वाकई ऐसा है? इस पर विवाद अभी भी बना हुआ है। ओह, ये लीजिए, बारिश फिर से शुरू हो गई। कोई बात नहीं दोस्तों, आप सबने अपने जंगल के सफर के दौरान हाथी के ऊपर बैठकर जंगल का मजा जरूर लिया होगा, बल्कि ये एक बेहतरीन तरीका है जंगल के सफर को और मजेदार बनाने का।
लेकिन क्या उस वक्त आपने कभी ये सोचा कि जिस हाथी के ऊपर आप बैठे हुए हैं उस हाथी की ट्रेनिंग किस तरह से की गई? तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं मध्य भारत के जंगल में, जहां एक खास हाथी की खास ट्रेनिंग चल रही है। जंगली मतवाले हाथी को सौम्य शांत कर अपने घुटनों पर लाना और इंसानों के इच्छा और जरूरतों के हिसाब से ढालना कोई आसान काम नहीं है। ये एक कला है, बहुत ही जटिल कला, और एक जंगली हाथी को अपने वश में करना ताकि वो अपने महावत की सारी बातें सुने और माने, इस कला पर महारत हासिल करने में महीनों लग जाती हैं। अब बात करते हैं इस हाथी के प्रशिक्षण की। इस हाथी की ट्रेनिंग अभी शुरू हुई है। ये ट्रेनिंग मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में चल रही है। यह हाथी 12 साल का है और इसे मध्य प्रदेश के जंगलों से पकड़ा गया था। ये अपने झुंड से बिछड़ गया था और छत्तीसगढ़ के जंगलों से निकलते हुए महाराष्ट्र के जंगलों में जा पहुंचा था। पकड़े जाने से पहले इसने एक आदमी को मार गिराया था। अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो इसे बदमाश हाथी घोषित कर दिया जाता और परिणाम स्वरूप इसको गोली से मार दिया जाता। हाथी के ये ट्रेनर बंगलुरु से खास तौर से आए हैं। पैर उठाने के लिए अलग बोलते हैं, सामने का पैर उठाने के लिए अलग बोलते हैं, सूंड उठाने के लिए अलग बोलते हैं, बैठने के लिए बोलते हैं, उठने के लिए बोलते हैं, ऊपर सूंड उठाने के लिए दले बोलते हैं। ऐसा अलग अलग तरह का। इन लोगों ने इस हाथी का नाम रामा रखा है। बोले बोलो रामा 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 हरे रामा रामा हरे रामा। हम प्रशिक्षण की पूरी प्रक्रिया फिल्मा रहे हैं ताकि आने वाले एपिसोड में हम आपको दिखा सकें। अब इस जिद्दी स्टूडेंट रामा की ट्रेनिंग किस तरह से आगे चलती रही वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम अपनी मेन कहानी यानी कि मेन स्टोरी पर लौटना चाहते हैं। हमने आपको दिखाया कि किस तरह सुंदर खाल का वो मैन ईटिंग टाइगर मार दिया गया, लेकिन इसके बाद वहां की परेशानियां दूर नहीं हुई। आज भी सुंदर खाल में हमले हो रहे हैं, बल्कि सूरज डूबने के बाद सुंदर खाल के लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। अब सोचने की बात यह है कि आज भी इतने लंबे अरसे के बाद ये हमले क्यों और कैसे हो रहे हैं, और क्यों और कैसे प्रशासन इन हमलों को रोक नहीं पा रहा है। सुंदर खाल के लोगों पर कई सालों से लगातार टाइगर के हमले हो रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है सुंदर खाल ही क्यों? दरअसल सुंदर खाल गांव टाइगर के इलाके के बीचों बीच स्थित है। एक तरफ कॉर्बेट नेशनल पार्क और दूसरी तरफ रामगंगा जंगल और बीच में बसा सुंदर खाल गांव।
आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में टाइगर की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। तो जाहिर है टाइगर और इंसान का टकराव तो तय है। साल 2011 की टाइगर जनगणना दिखाती है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा टाइगर हैं। ऐसे में सुंदर खाल गांव के लोगों पर टाइगर का खतरा कॉर्बेट के किसी और जगह की तुलना में सबसे ज्यादा है। A hard decision like Sundar Khal has to be shifted. It should be shifted out. It should be shifted out because it is the prime corridor for the tigers, and tigers from Corbett through Sundar Khal have been moving towards other areas. And tigers need space for better breeding, for better growth. They need space. We have to take a hard decision now. Enough of this beating around and this and that, nothing. The state government and the central government should come out. They should be able to fund the whole rehabilitation of Sundar Khal village. Sundar Khal is an important corridor for tigers. आदमखोर टाइगर के हमलों की घटनाओं पर भी राजनीतिकरण हो रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने उत्तराखंड सरकार को सुंदर खाल गांव के जल्द से जल्द पुनर्वास कराने के लिए कहा है, लेकिन ये सिर्फ प्रस्ताव ही बनकर रह गया है। इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक कि इस मामले का कोई हल नहीं निकलता, तब तक ये समस्या कॉर्बेट के इस हिस्से में गंभीर बनी रहेगी। पिछली टाइगर की जनगणना के मुताबिक सुंदर खाल क्षेत्र में 11 टाइगर सक्रिय हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब के सब आदमखोर टाइगर हैं और उन्हें मार देना चाहिए, पर सुंदर खाल के लोगों का बचाव करने का एकमात्र उपाय इस गांव का पुनर्वास है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुनर्वास का ये काम कब और कैसे होगा। दोस्तों, सुंदर खाल में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। और दोस्तों, अगले एपिसोड में हम आपके साथ कुछ राज बांटना चाहते हैं। हम आपको बताएंगे एक 400 साल पुरानी मैन मेड नदी के बारे में। एक ऐसी नदी जो आज भी भारत के एक बेहद खूबसूरत जंगल को जिंदा रख रही है। और फिर हम आपको बताएंगे कि क्यों आपको गुस्से वाले हाथी के सामने नहीं आना चाहिए। अब बारिश भी गायब हो गई तो हम भी गायब हो जाए।